मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंत तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुना। याचना नहीं अब रण होगा। रामधारी सिंह दिनकर की ओजस्वी कविता से भारतीय सेना ने दुश्मन को दी है कड़ी चेतावनी, जिसमें झलक है भारत की रक्षा क्षमताओं की, जो भारत की तकनीकी श्रेष्ठता और सैन्य प्रभुत्व की घोषणा है। आसमान से लेकर जमीन तक भारत अब युद्ध की शर्तें तय करता है। ये नया भारत है, रणनीति से प्रेरित, ताकत से संचालित और तथ्यों से समर्थित। भारतीय सेना की तीनों अंगों के डीजीएमओ की प्रेस वार्ता में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा की गई और बताया गया कि किस तरह से फुस साबित हुए पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियार। डीजी ऑपरेशंस ने कहा कि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मेड इन चाइना PL-15 मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन सहित पाकिस्तान से आए सभी ड्रोन्स और क्वाड कॉप्टर्स को मार गिराया। साथ ही दी पाकिस्तान को भारतीय सेना की सख्त चेतावनी भी कि जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए हम हैं तैयार। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन दोनों देशों के बीच जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य हमलों को रोकने के आपसी सहमति पर पहुंचने के 2 दिनों के बाद होगा। भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तानी सेना के 40 जवानों को भी ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में खास तौर पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े शिविरों को निशाना बनाया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच निर्धारित वार्ता से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित। और आइए अब आपको दिखा देते हैं क्या कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल A.K. भारती ने। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems.
as far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. तो आपको ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो अहम वार्ता थी वो संपन्न हो चुकी है। बेहद अहम ये वार्ता है और इससे पहले जो सेना की संयुक्त प्रेस वार्ता थी उसमें थल सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के चरित्र में बदलाव आया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम तक आते आते आतंक के पाप का घड़ा भर चुका था। इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। और अब आपको बता दें जो इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता जो है वो समाप्त हो गई है और काफ़ी अहम ये वार्ता जो है बताई जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता समाप्त हो गई है और ये वार्ता काफ़ी अहम है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता समाप्त हो गई है। काफी अहम ये वार्ता है। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विशाल, क्या कुछ जानकारी इस वार्ता के बारे में? रमा, आपको आवाज मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताएं आप। रमा, ये डीजीएमओ के स्तर की जो मीटिंग होनी थी, जो 12 बजे पहले स्लॉटेड थी, वो शाम को हुई है और अभी हमारे पास खबर आ रही है कि ये मीटिंग हो चुकी है। हमें डिटेल्स का इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक बहुत अहम बैठक थी जिस पर पूरे देश की नजर थी और ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से ये मीटिंग कामयाब रही है, लेकिन ऑफिशियल इनपुट्स के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, अपने आप में ये काफ़ी अहम हो जाती है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑफिशियल इनपुट्स के लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन इस वार्ता के अगर हम परिदृश्य के अंदर जाते हैं तो किन मायनों में ये अहम रहने वाली है और किस तरह से जो आप बता रहे हैं कि वार्ता कामयाब रही है? देखिए रमा, अगर हम बात करते हैं कि इस मीटिंग की, तो ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई थी उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि एक और मीटिंग होगी और इसमें ये तय हो जाएगा कि आगे पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत नहीं होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसे फुल फ्लेजेड वॉर समझा जाएगा हिंदुस्तान की तरफ से और भारत युद्ध छेड़ देगा। तो इस मामले को लेकर ये जो मीटिंग हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप नज़र बनाए रखिए विशाल इस पर, और हमारे साथ जो है हमारे ख़ास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता समाप्त हो गई है और हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हालांकि ऑफिशियल इनपुट्स का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये वार्ता जो है कामयाब बताई जा रही है। हमारी संवाददाता नंदिता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। नंदिता, क्या कुछ जानकारी इस बारे में?
जी वही जानकारी जो विशाल को थी अभी, बल्कि शायद 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे जो ये ऑफिशियल सोर्सेज से ये खबर आई कि जो हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय और उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मेजर जनरल अशफाक अब्दुल्ला उनके बीच की जो बातचीत थी, जो कि आज दोपहर को 12 बजे शेड्यूल्ड थी, वो आज 5 बजे के लिए पोस्टपोन या कि बढ़ा दी गई और वो अभी अभी यानी कि करीब 6:30 के करीब एंड हुई है। तो आप ये देख लीजिए 1.5 घंटा चली है। तो उसमें क्या एजेंडा था, वो तो यही था कि जो 10 मई को सीज फायर और हॉस्टिलिटीज यानी कि एक दूसरे के साथ काइनेटिक एक्शन या मिलिट्री सैन्य एक्शन हो रहा था हवा में और ज़मीन पर, उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन आप जानती ही हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही अनट्रस्टवर्दी यानी जिसको कभी भी आप भरोसा नहीं कर सकते ऐसा स्टेट है, रोग टेररिस्ट स्टेट है। तो उसने इसका उल्लंघन कर ही दिया। उसी दिन 3-4 घंटे के बाद 10 मई की रात को ये इन्होंने अपने ड्रोन्स और हैवी कैलिबर आर्टिलरी के शेलिंग पूरे के पूरे एलओसी आईबी और पंजाब राजस्थान गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर में पूंछ मेंढर कुपवाड़ा बारामूला सारे जो हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह टारगेट किए थे। तो ये उस तरह से मैंने कल जो डीजीएमओज की प्रेस वार्ता हुई थी उसमें ये सवाल भी पूछा था रमा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है, जो इस बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत में नोडल पर्सन थे, उन्होंने हॉटलाइन पे बात कर रहे थे। और ये उनसे पूछा था मैंने कि जब वो पाकिस्तान ने 10 मई को रिक्वेस्ट करी थी कि डीजीएमओ के साथ वार्ता हो हॉटलाइन पर और फिर ये एग्रीमेंट हुआ था सीज फायर का या स्टॉपिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज का, तो फिर ये इसका उल्लंघन क्यों हुआ, आर्मी की क्या असेसमेंट है? तो उन्होंने कहा इसका तो जवाब पाकिस्तानी डीजीएमओ दे पाएंगे, लेकिन कुछ समय लग सकता है फिल्टर डाउन करने में लोकल फॉर्मेशंस पे अगर कोई ऊपर बात हुई है, या फिर पाकिस्तान पे तो जैसे कि ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स, हमारी जो ट्रूप्स या हमारे जो फौजी पोस्ट्स पर मौजूद थे, ऊंची पहाड़ियों से लेकर आईबी पर जो गुजरात राजस्थान पंजाब में बीएसएफ के जो पोस्ट थे, बॉर्डर आउटपोस्ट थी, उन पे वो बिल्कुल सतर्कता बनाए हुए थे, विजिलेंट थे। और इन्होंने जितनी भी ड्रोन्स भेजे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भेजे, उन सबको गिरा दिया गया। दूसरी छोटी सी बात एक आप खत्म करना चाहूंगी, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारे डीजीएमओ है, ये पॉइंट मैन है, ये सीधा इनको आर्मी चीफ को रिपोर्ट करते हैं। और ये हमारी तीनों सर्विसेज, एयरफोर्स, एयर ऑपरेशंस, नेवल ऑपरेशंस को भी बिल्कुल। हमारे साथ विशाल बैरिस्टो भी जुड़े हुए हैं। विशाल, आप बता रहे हैं, हालांकि आप बता रहे हैं कि जो ऑफिशियल इनपुट्स हैं उनका अभी इंतजार करना होगा, लेकिन आप इस वार्ता को बता रहे हैं कि कामयाब भी हुई है। किन मायनों में ये कामयाबी अहम है? देखिए, इसके बहुत से मायने हैं। पहली बात तो ये है कि जब पहला जो मीटिंग हुई जिसके ऊपर ये डिसाइड हुआ कि हमें डी एस्केलेट करना चाहिए और एक अग्रीमेंट पहुंचा गया, उसके बाद इस तरह का जो दूसरी मीटिंग हुई है, हालांकि इसमें डिले जरूर हुआ है क्योंकि मुझे लगता है मॉडलिटीज और फॉर्मेलिटीज तय करने में थोड़ा सा वक्त लगा होगा और भारत ये अश्योर करना चाहता होगा कि ये जो आपने मीटिंग बुलाई है वो जो है वो पुख्ता हो। पिछली बार की तरह या तो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन नहीं हुई नीचे तक, या फिर आपने हमारे को फिर से धोखा देने की कोशिश की है। तो इन सब चीजों को लेकर डिले जरूर हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग सक्सेसफुल रही है, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। लेकिन डिटेल, अभी ऑफिशियल डिटेल इंफॉर्मेशन आनी बाकी है रमा। बिल्कुल, डिटेल इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो संयुक्त प्रेस वार्ता हुई थी सेना की, उसमें एक बड़ा कड़ा और महत्वपूर्ण संदेश दिया गया था। जी बिल्कुल, संदेश बिल्कुल साफ था और ये कहा गया था कि अभी तक हमने आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं किया है, हमने सिर्फ जो आपके टेरर कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया है। लेकिन अब आपने जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर उसको तोड़ने की कोशिश की या हिमाकत की तो फिर ये पूरी तरह से ऑल आउट वॉर होगा। ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है। और जैसे कि हमारी सहयोगी नंदिता डागर बता रही हैं, आर्मी और एयरफोर्स के अलावा रमा हमारी नेवी भी पूरी तरह से मुस्तैदी तैनात थी और अरब सागर में काफी आगे तक बढ़ चुकी थी और उसका हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पूरी तरह से अरब सागर में तैनात था। और ना सिर्फ
समुद्र से, बल्कि हमारे जो नेवल एविएशन है वो भी, उनके हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो मिक्स सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं हमारे मरीन एविएशन के, वो भी पूरी तरह से तैनात थे और अभी भी तैनात हैं। बिल्कुल, जल थल नभ हर तरह एक मजबूत सुरक्षा घेरा, जिससे कि दुश्मन जो है, जो देश के दुश्मन हैं, वो अपनी नापाक नजरें ना उठा पाए। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ एयर मार्शल वीपीएस राणा जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिता डागर भी जुड़ी हुई है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन भी। सबसे पहले राणा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जो एक कड़ा और सशक्त संदेश, याचना नहीं अब ऋण होगा, किस तरह से वर्तमान को लेकर भी और भविष्य को लेकर भी भारत की सैन्य ताकत, दूरदर्शिता और निर्णय शक्ति के रूप में इस संदेश को देखा जाना चाहिए? धन्यवाद। ये संदेश तो मेरे ख्याल से बहुत लाउड एंड क्लियर है। हमने इसको अपने वेपन्स के द्वारा भी दिखाया और अभी हमने जो DGMOs की जो ब्रीफिंग थी उसमें बहुत साफ तौर पर ये बताया कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ को, जिनको हमने निगेट किया। हमारी जो एयर डिफेंस थी उसने किस तरह से उनके सारे हमलों को नाकाम किया। इसके बावजूद कि उन्होंने सिविलियन एरियाज़ में भी अटैक किया। जनरली सिविलियन एरियाज़ को हम इतना प्रोटेक्शन उतना होता नहीं है, लेकिन इस बार आपने देखा कि हमने इवन सिविलियन एरियाज़ जो भी थे वो भी बहुत अच्छी तरह से सेफ गार्डेड थे। वहाँ भी एयर डिफेंस ने एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहा और हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बहुत साफ थी। हमने हर स्टेज पे ये संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है और हमारा सेना से कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पे और हमारे सिविलियन उस पे ये लगातार हमला जारी रखा, उसके बाद हमने दूसरे वेव में भी हमने सिर्फ उनके रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल्स जो ज़मीन से हवा में मार करने वाले तंत्र थे, उन्हीं को निशाना बनाया। उसके बावजूद भी वो संदेश सही से गया नहीं। फिर से उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पे और सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया और उसके बाद फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था पर हमारी सारी ताकत, सारी क्षमता दिखाने का। और उसके बाद आपने कवर किया है कि कल उनके जितने भी एयरफील्ड्स थे और जितने इम्पोर्टेंट उनके जो टारगेट सिस्टम्स थे वो सारे तबाह किए गए। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की तबाही हमने 65 और 71 वॉर में भी नहीं की, जब हमने 10-10, 15-15 दिन के एयर कैंपेन किए। बिकॉज तब लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाती थी, अब लड़ाई बिल्कुल अलग तरह से लड़ी जा रही है। हथियार अलग हैं, टैक्टिक्स अलग है, टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है और हमारी ट्रेनिंग जो है वो बहुत आले दर्जे की है। तो ये सारी जो क्षमताएं हैं इनको हमने सिनर्जाइज करके तीनों सर्विसेज का करके जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और उसके बाद भी मुझे लगता है कि अगर ये संदेश भी अगर सही तरीके से नहीं समझा जाता है तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का जो संदेश है, जिस तरह से वो इमीडिएटली उसके बाद हमारे पास आए, अमेरिका ने उनको कहा, उन्होंने इमीडिएटली हमारे DGMOs को हॉटलाइन पे कॉल किया और ऑफ़र रखा कि ये हम फ़िलहाल के लिए इसको कार्रवाई को रोक दें। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये आप लोग अपना मीडिया में भी कवर कर रहे हैं। ये पहली बार है कि हमने पूरी सैटेलाइट इमेजरी, जिसको हम बैटल फील्ड डैमेज असेसमेंट BDA मिशंस कहते थे, जो बहुत टाइम लगता था, ये असेसमेंट हम करते थे ये देखने के लिए अगली हमारी स्ट्राइक कैसे हो। लेकिन
एक कड़ा और बड़ा संदेश और इसकी गूंज भी दिखाई दी। राजपुरा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये संदेश गया है, भारत की जो क्षमता है वो तो दिखाई दी ही, उसके साथ ही ये भी दिखाई दिया कि पाकिस्तान जिस तरह से एक फेक नैरेटिव लगातार कश्मीर को लेकर चलाता था, उसका भी पर्दाफाश हुआ है। साफ तौर पर भारत ने कहा कि हमारी जो लड़ाई थी वो आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपनी लड़ाई बना लिया। जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं रमा जी। पाकिस्तान आज ही से नहीं, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से अपनी इस नेफेरियस डिज़ाइन और गंदी सोच पर चल रहा है। अगर वो शांति के राह पर चलता तो आज उतना ही विकसित होता जितना भारत है, लेकिन उनकी जो एंटी इंडिया स्टांस है उसकी वजह से ये हर बार मार खाता है। और इसने हमारे साथ 5 युद्ध लड़ लिए, इसके बावजूद भी अकल नहीं आई कि हमारे साथ शांति बनाए रखेगा तो फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो इन्होंने आतंकवाद शुरू किया 89 से, वो आज तक बढ़ता ही गया है। और पहले हम लोग सिर्फ निंदा करते थे, और जब से हमने निंदा छोड़ करके एक्शन शुरू किया है, काम शुरू किया है, तो जो आज घई साहब ने बोला भय बिन हो न प्रीत, या बिल्कुल साबित हो गया है। और जैसा ए मार्शल साहब ने बताया कि काइनेटिक एक्शन ने इसको बहुत क्लियर कर दिया है कि दोस्त अब इससे आगे हमें मंजूर नहीं है। और यही नहीं, 1971 के बाद में हालांकि कारगिल हुआ, लेकिन कारगिल में भी इतने विस्तृत तौर पर हमारा एयर डिफेंस और हमारी एयरफोर्स की काबिलियत खुल करके सामने नहीं आई। अब जब मौका मिला है तो हमारा ताकत इतना क्लियरली साफ आ गया कि हमारा प्रशिक्षण इतना मजबूत है, और एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हमारा 80s से चल रहा है, उसके बाद से अभी तक उसमें जितनी एडवांसमेंट्स आई हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। दुनिया हैरान है कि हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है। सॉफ्ट स्टेट माने जाने वाला देश इतना मजबूत और स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से पाकिस्तान को हिला सकता है। और इसको देख के न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरा विश्व चकित है। दूसरी बात यह कि हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसका जिस तरह से सदुपयोग मोदी जी और इनकी सरकार ने और सीसीएस की मीटिंग्स के दौरान किया है, हर एक्शन से पहले प्लानिंग और हर एक्शन के बाद में सारी दुनिया को बताना, डिप्लोमेटिक तौर पर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से अगर देखते हैं आप लगातार एक दूरदर्शी सोच, एक पूरी सैनिक क्षमता के साथ, और पूरी दुनिया जिस तरह से हैरत में है अगर हम अपने एयर डिफेंस की बात करते हैं और तमाम रणनीति की बात करते हैं, ये किस तरह से एक बड़ा संदेश जाता हुआ दिखाई देता है? देखिए, बड़ा संदेश इस रूप में है कि जैसे देखिए, पुरानी एक कहावत है हमारे शास्त्रों में कि आगे पूरा शास्त्र और पीछे शरीर पे धनुष। तो एक ऐसी रणनीति बनाकर हम लोगों ने चली है। देखिए, अगर पहलगांव की घटना नहीं होती तो भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव की स्थिति नहीं आती। लेकिन पहलगांव की घटना एक ऐसे समय में हुई जब वहाँ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आकर्षण था। वहाँ के लोग शांति से जी रहे थे, वहाँ के लोगों में खुशी की लहर लौट आई थी लंबे समय के बाद। और ऐसे में पाकिस्तान ने पूरे चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए आतंकवादी हमला किया। तो ऐसे में भारत ने उसको यूं ही एक मात्र ऐसे अकेले कोई घटना नहीं माना, उस घटना को उन्होंने सूचक माना कि किस तरीके से पाकिस्तान एक थोड़ा समय लेता है, उसके बाद आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। उसे पूरी उसकी शासन की ताकत लगती है, पूरे उसके सेना की ताकत लगती है। और इसी बात को भारत ने शुरू से ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को बताना शुरू किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ उस घटना का कंडेमनेशन करते हुए। उसके बाद क्लोज डोर मीटिंग जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें पाकिस्तान को लगी, लेकिन जबकि पाकिस्तान ने वो बैठक बुलवाई थी, उसका अनुरोध किया था। उसके बाद जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला तो इससे भी एक हमने संदेश दिया कि हम ये शांतिपूर्ण तरीके, जो डिप्लोमेटिक तरीके हैं, उसको अपना रहे हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान उसके बाद भी जब नहीं मानता दिखा, तब उसके बाद उसने हमारे हमले शुरू कर दिए। और जब हमले शुरू कर दिए तो इधर की तरफ से जवाब देना शुरू हुआ। तो निश्चित तौर पे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ डीजीएमओ की और सेना के अन्य 2 अंगों के जो वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने भी साफ साफ ये बातें कही कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। तो हमें एक भय दिखाना जरूरी,
और अगर आप विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो आपको इस बात को भी दिखाना जरूरी होता है कि हम विकसित राष्ट्र केवल आर्थिक तौर पे नहीं बल्कि हम विकसित राष्ट्र रणनीतिक तौर पे, विकसित राष्ट्र सैन्य तरीके से, और हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने नागरिकों पूरी तरह से तैयार है। एयर मार्शल राणा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से चाहे चौतरफा तरीके से पाकिस्तान को जिस तरह से घेरा गया और जिस तरह से जो नापाक इरादे हैं उन्हें नाकाम किया गया, प्रधानमंत्री मोदी की सीधी नज़र इस पर रही और पीएम आज राष्ट्र को संबोधित भी करना चाहते हैं। उससे पहले डीजीएमओ स्तर की जो वार्ता है वो संपन्न हो चुकी है, उसे भी कामयाब बताया जा रहा है। तो किस तरह से आप ये पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? मुझे लगता है और ये लगना भी चाहिए कि शायद हमारा संदेश सही जगह पहुंच गया, और अगर हम ये बात कर रहे हैं कि डीजीएमओ लेवल पे ये वार्ता सफल रही तो ये एक अपने आप में एक इंडिकेशन है कि शायद चाहे वो अभी के लिए ही सही, थोड़े समय के लिए ही सही, संदेश सही जगह गया है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि उल्टा कर दे जाए, इससे आगे ना जाए। और जो जहाँ तक प्रधानमंत्री के संबोधन का सवाल है, मैं समझता हूँ वो शायद देश को एक बार फिर से वो विश्वास दिलाने के लिए कि देखिए जो भी हमारी रणनीति है, जो भी हमारे निर्णय हैं, वो सारी मंत्रणा के साथ, सारे सरकारी तंत्र के साथ बिल्कुल एक बड़ा विश्वास, बिल्कुल एक जो बड़ा विश्वास है वो इसमें अपने आप में दिखाई देता है। और जो हमारी क्षमता है, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, या जो हमारी सेना की क्षमताएं हैं, या जो हमारी सरकार की रणनीति है, उस पर किसी को कोई भी संदेह जो है वो नहीं है। और उस पर जो विश्वास इन मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल राणा आपका, राज पुरोहित जी आपका, नंदिता आपका, और बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन जी तमाम बातों पर विस्तार से जानकारी के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।